हो जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है जी अप्रोचेस के अलावा, वो था ही सोर्स कोड री इंजीनियरिंग रेफरेंस मॉडल। ये मैंने शुरू में अर्ज की थी कि हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, एक अप्रोचेस और दूसरा मॉडल है आज का। ये मॉडल क्या है जी, जब आप सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करेंगे तो री इंजीनियर आपको पता है कि मोस्टली जो एप्लीकेशन है उसके कोड में आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, उसके सोर्स के अंदर या स्क्रिप्ट के अंदर। तो सोर्स जो है वो तो आपको पता है कि एक समुंदर है जो कोड होता है, वो हजारों लाइनों पे भी मुश्तमिल हो सकता है, सैकड़ों लाइनों पे भी मुश्तमिल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है या एप्लीकेशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है। बड़ी एप्लीकेशन है तो उसका जो कोड है वो भी उस तरीके से थाउजेंड्स लाइंस के अंदर हो सकता है। तो हजारों लाइनों का जो कोड है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस अब ऐसा हो रहा है कि जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स की मदद से चीज़ों को डेवलप करते जाते हैं और जो बैकएंड पे कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। तब तो आपको शायद इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नए सिस्टम आजकल के दौर को ही री इंजीनियर करें। कोई पुराना आपके पास तो असेंबली लैंग्वेज का या सी के अंदर बना हुआ सॉफ्टवेयर भी आपको मिल सकता है जिसको आपने री इंजीनियर करना है, तो वहाँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चक्कर नहीं होगा। वहाँ तो आपको मैनुअली सारे सोर्स कोड को समझना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, री इंजीनियर करना पड़ेगा। तो अगर आपने सोर्स कोड को री इंजीनियर करना है तो फिर आपको थोड़ा तो बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस काम को कैसे लेके चलना है। तो इस काम को कैसे लेके चलना है, इसके लिए एक मॉडल अवेलेबल है, इसको स्कोर के नाम से जाना जाता है। सोर्स कोड री इंजीनियरिंग रेफरेंस मॉडल इसका पूरा नाम है। देखो तीन बंदे हैं, कॉलब्रुक, स्मिथ और डार्लिसन, ये तीन बंदे हैं या एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंस से, जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया है। ये मॉडल जो है ये चार चीज़ों पर मुश्तमिल है। चार चीज़ें क्या हैं जी? फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोजिटरी डेटाबेस और मेट्रिकेशन। ये पांच इसके पोर्शन हैं। और ये राइट पे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये इस मॉडल की है, ये इस रेफरेंस मॉडल की पिक्चर है, जिसमें ओवरऑल मॉडल जो है ये एक मेट्रिकेशन, ये फंक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोजिटरी डेटाबेस, ये चार इसके मेन कंपोनेंट हैं। आप कोई सोर्स कोड पकड़ते हैं, ओरिजिनल कोड, उसको इस प्रोसेस से गुजारते हैं चार फेजेस से, और इसके बाद ट्रांसफॉर्म्ड या री इंजीनियर्ड कोड जो है वो आपके पास आ जाता है। ये जो चारों फेजेस हैं ये क्या हैं, ये भी हमने देखनी है कि ये चार जो मेट्रिकेशन, फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोजिटरी वाला काम है ये क्या होता है। लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया इसके नाम से भी होता है हमें, अगर हम बज़ाहिर देखें तो। फंक्शन का मतलब जिसमें कोई चीज़ परफॉर्म हो रही है, कोई जमा तफरीक हो रही है, कोई लॉजिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वो पार्ट जहाँ पे चीज़ों को हिसाब किताब रखा जा रहा है, उसका कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट की जा रही हैं ताकि फ्यूचर में यूज़ हो सकें या कोई और बंदा उनसे कोई मदद ले सके। इसके अलावा रिपोजिटरी या डेटाबेस वो पार्ट होता है किसी भी चीज़ का जहाँ पे चीज़ें परमानेंटली स्टोर होती हैं, सेव होती हैं, ताकि उनको किसी भी वक्त रिट्रीव किया जा सके या फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। और मेट्रिकुलेशन जो मैट्रिक्स जैसे होता है, मेट्रिकेशन वर्ड जो है वो मैट्रिक्स से लिया जाए। मैट्रिक्स आपको पता है जैसे टू डायमेंशन को चीज़ हो, जिसमें रोज और कॉलम्स हों और उसके अंदर कोई ना कोई फीचर मेंशन होता है कि जनाब किसी भी चीज़ के ये फीचर कितने हैं, फलां फीचर कितने हैं। ये आमतौर पे कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है ये पार्ट। अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको डिटेल में अभी हमने देखना है। जो फंक्शन पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये असल में इसका मेन पार्ट है जो कि आपके कोर्स को, आपके सोर्स कोड को मैनेज करता है, ये चेंज करता है। ये तकरीबन 8 फंक्शंस में मुश्तमिल है। या जो फंक्शन पार्ट है किसी भी सोर्स कोड को री इंजीनियर करने का जो प्रोसेस है वो 8 मराहिल पर मुश्तमिल है। वो जो 8 मराहिल हैं वो यहाँ पे दर्ज हैं: एनकैप्सुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कॉजेशन, रीजनरेशन और सर्टिफिकेशन। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने पहले सुनी होंगी या उन पे आपने काम भी किया होगा। ये जो चार मेन फंक्शन हैं इस स्कोर मॉडल के, सोर्स कोड री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल के, वो चार चीज़ें क्या हैं जी? सबसे पहले मेट्रिकेशन एलिमेंट। मेट्रिकेशन एलिमेंट क्या है कि जिसमें आप कंपेयर करते हैं पुराने और नए कोड को। मेट्रिकेशन के अंदर आप पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि जनाब ऑलरेडी आपका सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं और उसका कोड क्या है, उसको आपको ना कोई मैनेज कर लेते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं। और फिर जब आप री इंजीनियर कर लेते हैं उस कोड को, तो फिर
पुरानी और नई जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, जो आपने टेबल्स बनाई हैं, उनको आप कंपेयर करते हैं कि क्या जो चीजें हमने करनी थी वो इम्प्लीमेंट हो गई, सॉफ्टवेयर जो हमने री इंजीनियर करना था वो किस हद तक हो गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट पुरानी थी वो क्या है, जो नई है जो इम्प्लीमेंट की है वो क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। क्या अगर आपने तकरीबन कोई 10 फीचर्स को आपने री इंजीनियर करना था, तो कंपैरिजन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वो तमाम के तमाम 10 फीचर्स री इंजीनियर हो गए हैं और क्या उनकी आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आ रही है। तो ये चीज़ जो है ये मेट्रिकेशन एलिमेंट के अंदर होगी। दूसरा है फंक्शन एलिमेंट। फंक्शन एलिमेंट जो है वो 8 फेजेस पे मुश्तमिल है। अभी मैंने आपको बताया ये जो 8 फेजेस हैं या 8 स्टेप्स हैं, ये इनसे मिलके आपका सॉफ्ट जो सोर्स कोड है वो री इंजीनियर होगा। ठीक है, इनमें से जो पहली 6 फेजेस हैं कॉजेशन तक, ये फॉरवर्ड रिवर्स इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की एग्जांपल्स हैं। और कॉजेशन से लेके आगे सर्टिफिकेशन तक जो 3 फर्दर हैं, ये जो है ये फॉरवर्ड इंजीनियर की एग्जांपल है। तो इस एक फंक्शन के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग दोनों ही प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। तीसरा जो है जो तीसरा एलिमेंट है इस ओवरऑल मॉडल का, वो है डॉक्यूमेंटेशन मॉडल। कि जितना भी आप काम कर रहे हैं इस एप्लीकेशन पे, सोर्स के हवाले से, कोड के हवाले से, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। साथ साथ कोई ना कोई हिसाब किताब भी होना चाहिए कि आपने क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, किस कंपोनेंट के अंदर, किस क्लास फंक्शन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन की आपने, उसको ट्रैक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। कि ये ना हो कि आपने कुछ चेंज कर दी सॉफ्टवेयर के अंदर, सोर्स कोर्स के अंदर, और जब आपने आउटपुट देखी तो जनाब आउटपुट सही नहीं आ रही। पर अगर आपने उसको कोई हिसाब किताब नहीं रखा कि आपने कौन सा मॉड्यूल कब चेंज किया, उसके अंदर क्या चेंज की थी, तो इस तरह तो आप पहले वाला सॉफ्टवेयर उसको मजीद और उसका बेड़ा गर्क कर बैठेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, उसको कोई ना कोई लिखत पढ़त के अंदर की चीजें मैनेज की हुई हैं, तो फिर आप इजीली चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। खुदा ना खास्ता आपने कोई मिस्टेक भी कर दी सॉफ्टवेयर को चेंज करने के दौरान, तो डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आप दोबारा उस मिस्टेक को ठीक कर पाएंगे। दूसरा ये रिपोजिटरी या डेटाबेस। चौथा इसका एलिमेंट इस अप्रोच का या इस मॉडल का, ये चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करने के सेंस में इसकी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है या इसका रोल है। द रिपोजिटरी डेटाबेस इज द इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर द एंटायर री इंजीनियरिंग प्रोसेस। जितना भी री इंजीनियरिंग का प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या टास्क आपने परफॉर्म किए हैं, कौन से रिसोर्सेज, कौन सी लिमिटेशंस, कौन सी कंस्ट्रेंट्स, कौन से रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स, वो तमाम कहानियां जो है उनका आप ना कोई रिकॉर्ड रखेंगे और वो रिपोजिटरी के अंदर सेव होगा। जो सोर्स कोड है उसको चेंज करने के हवाले से कुछ छोटी सी एक उन्होंने एक डायग्राम दी है इस मॉडल के जो ऑथर्स हैं उन्होंने, कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे या कैसे आप कोड को लेके चलेंगे। जो ओवरऑल जो सिस्टम है री इंजीनियरिंग का, उसको उन्होंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, जिसको इंटरफेस कहते हैं। 3 इंटरफेस के अंदर, वो 3 इंटरफेस कह लें आप, 3 लेयर्स कह लें, या 3 पार्ट्स कह लें, 3 टीयर्स कह लें, आप जो मर्जी इसका नाम ले लें, लेकिन जो ऑथर है उन्होंने इसको 3 इंटरफेसेस का नाम दिया है। सबसे पहले एन इंटरफेस है, उसके बाद एन माइनस है और एन प्लस 1 है। 3 इसके इंटरफेसेस हैं। ठीक है जी, या ओवरऑल जो सिस्टम है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है जो सोर्स कोड है आपका। सबसे पहला पार्ट है जी मेट्रिकेशन और फंक्शन का। मेट्रिकेशन और फंक्शन ये 2 हिस्से मिला के एक पार्ट बनता है इसका। मेट्रिकेशन के अंदर, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि मेट्रिकेशन वो पार्ट है इस ओवरऑल री इंजीनियरिंग अप्रोच का, जिसके अंदर आप चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं कि पहले क्या चीज़ थी और अब क्या है, ताकि उसका डिफरेंस आइडिया हो जाए। ये मेट्रिकेशन पार्ट है। दूसरा है जी डॉक्यूमेंटेशन और फंक्शन पार्ट। ये राइट वाली जो लेग है, जो पार्ट है, और फंक्शन, ये दोनों मिलके डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या है, ओवरऑल जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन से रिसोर्सेज, कौन सी एबिलिटीज़, कौन से रिस्क, वो सारी कहानी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद है। और ये एन लेयर है। और इसके अलावा जो फंक्शन है, जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं आप, वो एक पार्ट है इसका, जिसको आप फंक्शन या एफ यहाँ पे नाम, उसका नाम लिया गया है। मेट्रिकेशन फंक्शन एम एफ पार्ट या एम एफ इंटरफेस। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन डी एफ इंटरफेस, और फंक्शन एफ एफ इंटरफेस। ये 3 इसके इंटरफेस हैं जिनके अंदर ओवरऑल इसकी जो फंक्शनैलिटी है आपके इस री इंजीनियरिंग के प्रोसेस की, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके लॉजिकली शो किया गया है।
अभी हमने जिक्र किया था कि जो आपका ओवरऑल मॉडल है, इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो इस फंक्शन का है। 4 वैसे तो पार्ट्स हैं, मेट्रिकेशन, फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोजिटरी, लेकिन जो फंक्शन पार्ट है ये सबसे अहम है। सारा काम इसी के अंदर हो रहा है, और ये जो जो सारा इसकी फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है। सर आज आपने अटेंडेंस नहीं लिखवानी? जी, क्या कहा हमजा? खैर, जो ओवरऑल फंक्शन इसका पार्ट है, वो फंक्शन पार्ट जो है वो तकरीबन 8 स्टेप्स में मुश्तमिल है। उनमें से जो मोस्टली काम है वो आपने किए हुए होंगे, क्योंकि आपका 8वां सेमेस्टर है, तो मोस्टली चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसे हम उसको गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला पार्ट है जी उसका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन किसी को याद है जी ऊप के अंदर क्या थी? In this layer, a reference baseline is created सर from the original source code. सर जी जी जी, सर क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था कि आपने सी और ऊ पढ़ी हुई हैं आपने सारी लैंग्वेजेस, तो इनकैप्सुलेशन क्या थी उसके अंदर? सर कोड को कैप्सूल में मत बंद कर देते थे। सर कोड को एक कैप्सूल में बंद कर देते थे बाहर वाली दुनिया से छुपाने के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कैप्सूल का जी मतलब कि सर। आपको हाइड कर लेते हैं चीज़ों को किसी क्लास के अंदर, फंक्शन के अंदर, या इस तरीके से, ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसका एंड यूजर जो है वो ना देख सके कि ये चीज़ जी सर। इनकैप्सुलेट हो रही है, कैसे इसको हाइड कर लेते हैं बेसिकली आप उसको। तो इसमें क्या है, ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर, रेफरेंस बेसलाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स कोड। इसमें आप एक बेसलाइन क्रिएट कर लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट या एक बेंचमार्क कि जनाब इनिशियली अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, अभी आपका कोड क्या है। ठीक है, क्योंकि आप उस कोड को चेंज करने जा रहे हैं, री इंजीनियर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने अगर बिग बैंग अप्रोच यूज की है तो उसमें तो आपने सारा ही कोड चेंज कर देना है, इंटायरली सॉफ्टवेयर को चेंज कर देना है। तो फिर आपको पता तो होना कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर कर पाएं। जब आपके पास बेंचमार्क नहीं होगा तो फिर आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे मैं पहले भी शायद आपको कहा है कि आपके पास मैट्रिक का है रिजल्ट कार्ड आपके पास, तो आप ये देखना चाहें कि यार मेरी अब परफॉर्मेंस कैसी है और पहले परफॉर्मेंस कैसी थी कुछ साल पहले पढ़ाई के अंदर, तो आप कैसे जज करेंगे? कोई आइडिया है किसी को? आपके पास मैट्रिक का एक रिजल्ट कार्ड है और आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस 2 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है? सर ग्रेड से नहीं, ग्रेड फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक का तो ग्रेड आपके पास है, उसमें आपको पता कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, लेकिन 2 साल पहले आपकी क्या पोजीशन थी वो आपको कैसे पता चलेगा पढ़ाई के अंदर? सर उसका भी रिजल्ट कार्ड होगा तो पता चल जाएगा। डेफिनेटली पहले कोई रिजल्ट कार्ड नहीं होता मैट्रिक से पहले। सर वो स्कूल में होता है ना, वो पेरेंट टीचर मीटिंग क्लासों के में। होते हैं छोटे छोटे रिजल्ट कार्ड। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास दो चीजें हों तो फिर आप कंपेयर कर पाएंगे कि जनाब अब मेरी पोजीशन क्या है। मिसाल के तौर पे 2 साल पहले अगर आप 8वीं में थे तो अब 8वीं का और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जब कंपेयर करें तो आपको आइडिया होगा कि यार अब मेरे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 95% हैं, पहले 85% थे। तो इसका मतलब 2 सालों में मैंने 10% जो इंप्रूवमेंट आई मेरे अंदर। इसका मतलब कि पहले आपने एक टारगेट सेट किया कि जनाब मैंने परफॉर्मेंस चेक करनी है, परफॉर्मेंस आपकी 2 साल पहले ये थी अब ये है, तो इसका मतलब आपको जब बेसलाइन का पता है और करंट पोजीशन का पता है तो तब आपने अंदाजा लगाया कि जनाब मेरी जो परफॉर्मेंस है वो 10% इंक्रीज कर गई है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते ये काम। क्या ख्याल है? जब आपके पास एक ही डाटा हो, एक ही वैल्यू हो, तो आप उसको किससे कंपेयर करेंगे? तो इसीलिए जब आप री इंजीनियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं तो आप एक बेस लाइन सेट कर लेते हैं कि जनाब करंटली आप कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, वो करने के बाद फिर आप जब आपको पता है कि मैंने री इंजीनियर करना है, 1 माह के बाद जब मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं कंपेयर करूंगा कि यार पहले फीचर्स क्या थे और अब फीचर्स क्या हैं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने वाकई जो री इंजीनियरिंग की है उसके नतीजे में मेरा सॉफ्टवेयर बेहतर हुआ है, वहीं पे खड़ा है, या और नीचे चला गया है। क्योंकि ये हम जानते हैं कि री इंजीनियरिंग का प्रोसेस आप आमतौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं या बेहतरी लाने के लिए किसी भी एस्पेक्ट में। तो अगर आप बेहतर
हुआ है नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये ऑब्वियसली आपको पता चलेगा जब आप इन दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है जी। इसमें आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कन्फिगर करते हैं। मतलब कन्फिगर का मतलब कि जो भी आपका एनवायरनमेंट आपको चाहिए, इस तरीके से आपने काम करना है, उसके मुताबिक आप चीज़ों को सेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब द पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरिंग री इंजीनियरिंग आर इवेल्युएटेड। सॉफ्टवेयर के कोड को जिस पोर्शन को आपने चेंज करना है, री इंजीनियर करना है, उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही चेंज करेंगे, क्योंकि आप हैफेजर्डली मुंह उठा के काम नहीं कर सकते। एक सोर्स कोड है, उसको आपने चेंज करना है, तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। बगैर समझे, बगैर एनालाइज किए अगर आप चेंज कर देंगे तो एन पॉसिबल है कि आप तो अपनी तरफ से बेहतरी लाने की कोशिश करने लगे थे, तो आप उसको हो सकता है उसका और बेड़ा गर्क कर दें कोड का, पहले से भी जाए काम से। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप एनकैप्सुलेशन के अंदर आप कोई टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी? टू मेक द कोड स्ट्रक्चर्ड, इट्स कंट्रोल फ्लो इज चेंज। डेफिनेटली जब आप चेंज करेंगे सोर्स के अंदर, तो जो उसका ओवरऑल फ्लो है उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है। जो मॉडिफिकेशन है वो अपने कैसे उसको मैनेज करना है, वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर उस चीज़ों को देखना है या कंसिडर करना है। इसके बाद है ये नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किसी को आइडिया है क्या? नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप अचीव क्या करते हैं? ये आपने कई दफा किया होगा काम, और आपने पढ़ा भी है पहले। किसी बंदे को याद है जी नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो है ना नॉर्मलाइजेशन, हम ये करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल में फॉर्म में लाते हैं, दूसरे नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। वो तो प्रोसीजर है, लेकिन उस सारे प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किसी को आइडिया है? जी हमजा। ये तो इंतहाई कॉमन टॉपिक या कॉन्सेप्ट है। मास किधर गया, भाग गया? आज नमाज पढ़ने गया हुआ था। अब्बास को आइडिया है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप अचीव क्या करते हैं? सर आप ही बता दो। मैं तो डेफिनेटली बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन ये तो आपके काम की चीज है। सर इसमें ना डुप्लीकेट डेटा होता है ना सर, उसको हम देखते हैं सर, एलिमिनेट करते हैं। डुप्लीकेशन किस चीज की? वैसे मैं ये बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो वैसे आपने बता दिया, लेकिन थोड़ा क्लियर कर दो कि डुप्लीकेशन होती किस चीज की है। सर जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेशन होती हैं रिक्वायरमेंट्स, मतलब सर एग्जांपल तो नहीं आ रही मुझे याद कोई, यार बस लेकिन हाँ वो नॉर्मलाइजेशन रिक्वायरमेंट की थोड़ी होती है, ये क्या कह रहे हो तुम? सर डुप्लीकेशन रिमूव करते हैं सर, किसी भी चीज की हो सकती है सर, डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकती है। नहीं, आमतौर पे कंप्यूटर साइंसेज में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस जगह अप्लाई होता है भला? सर इसका आइडिया नहीं है। या किस चीज पे अप्लाई होता है? डिग्री पे। सर नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल में जो इजाफी चीज है उसको निकालना, और एक जो हमें चीज चाहिए वो रख लेना। यार उमर, तुक्का ना लगाओ। तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और तुमने कल को अगर इंटरव्यू आ गया तुम्हारा कहीं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो उन्होंने तो सबसे पहले यस ये सर। चीज पूछनी है। तो तो वहां सर अगर आज तुम पता चल वहां अगर तुम गया। ये कहोगे कि यार मेरा ख्याल है कि ऐसे होता है, तो फिर ख्याल तो नहीं चलना भाईजान। सर अगर तुक्का चल जाए तो वो तुक्का जो उल्टा भी पड़ सकता है। सर सर यही ज्यादातर होगा मोस्टली ना। सर डेटाबेस में सर जो क्यूरीज वगैरह होती हैं सर, डेटाबेस में जो डेटा होता है सर, उसको डुप्लीकेशन होती है सर, उसको रिमूव करते हैं हम इसमें। सर यही चीज है अब कि मतलब हाँ, अब असल कदर चीज जो ठीक है। चाहिए ना, पहले तो आपको ये आइडिया असल होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आमतौर पे डेटाबेस के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं।
कंप्यूटर साइंसेज के अंदर। इसका तल्लुक Yes, डेटाबेस के साथ है, रिक्वायरमेंट्स के साथ नहीं है, जो अब्बास ने पहले Yes, कहा sir. था। अब लगता है कहीं से उसने को पढ़ा है कहीं से। सर नेट से देख लिया होगा इसने। सर नेट अच्छा। से ही देखना था, जाहिर सी बात है सर। दो तो ऑब्जेक्टिव सर हैं। मेरा मैंने तुक्का अभी सही चला फिर। अच्छा उमर, मैंने कहा था कि इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, वो मैं भी बता देता हूँ, ये आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और मोस्टली जो इंटरव्यूज हैं उनके अंदर ये चीज पूछी जाती है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है जी, बताएं। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटाबेस के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है दो ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। पहली चीज तो डाटा की डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी, उसको कहते हैं रिडंडेंसी, रेपिटिशन। वो रेपिटिशन को खत्म करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज होता है। अब रेपिटिशन कैसे होती है जनाब, किसी को आइडिया है कि डेटाबेस के अंदर रेपिटिशन डाटा की कैसे होती है? सर जब हम रिलेशंस बनाते हैं तब होती है। नहीं, रिलेशन तो हम उसको खत्म करने के लिए बनाते हैं या उसको लिंक करने के लिए बनाते हैं। किसी के पास एग्जांपल सर फिर मौजूद है आइडिया कि नहीं जनाब आता। डेटाबेस के अंदर डाटा की डुप्लीकेशन कैसे होती है? सर मैं कि अगर प्राइमरी की ना हो तो डाटा फिर डुप्लीकेट ही होगा। नहीं नहीं, अब ये आप डेफिनेशन बता दें कि जनाब नॉर्मलाइजेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो डेटाबेस पे अप्लाई होता है। उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि डाटा की रिडंडेंसी खत्म होती है, इनकी डुप्लीकेशन खत्म की जाती है। तो वो फौरन कहेगा जी इसकी एग्जांपल दो कोई। इसे डेटाबेस में फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ऐड है तो उसको चेक करना है कि अगर नहीं ऐड तो ऐड कर दो, अगर ऐड है तो फिर उसे ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी कोई यूजर को स्टूडेंट का डाटा पहले से ऐड है, ठीक है, 188 का डाटा पहले से ऐड है, वो दोबारा से ऐड करने जा रहे हैं हम, तो वो रोल नंबर के अगेंस्ट चेक करेंगे ना तो वो दोबारा है कि नहीं है, यानी ऐड है कि नहीं है, डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं है। अगर तो वो इस ऐड हो गया यानी तो इसका नॉर्मलाइजेशन मतलब अप्लाई यह है नहीं कि वो होगी। नहीं होना चाहिए बार बार। हाँ जी, अगर वो दोबारा अगर ऐड हो जाता है तो वो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं है उसमें, यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे डिफरेंट टेबल्स हैं, आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वहां पे आपका डाटा पड़ा हुआ है कि अब्बास, मोहम्मद अब्बास उसका नाम है, फादर नेम ये है, रोल नंबर ये है और फलां फलां सारी उसके पर्टिकुलर्स एंटर हैं, ठीक है। अब आपका रिजल्ट कार्ड बनने लगा है तो रिजल्ट के टेबल के अंदर सारी चीजें मेंशन हो कि जनाब अब्बास, फादर नेम ये, रोल नंबर ये, फलां चीज ये और उसका रिजल्ट ये है। अब आपकी फीस का टेबल हो तो फीस के अंदर भी यही चीजें मेंशन हो कि नाम अब्बास, फादर नेम ये, कंट्रोल कॉन्टैक्ट ये, एड्रेस ये और उसका फीस का हिसाब किताब ये, ठीक है। आपके मिसाल के तौर पे कुछ स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज का आपका टेबल है उस सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर भी सारी चीजें फिर से मेंशन हो। तो अब क्या हो रहा है कि डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। हर टेबल के अंदर अब्बास अब्बास अब्बास, फादर नेम ये, उसका कॉन्टैक्ट ये चीजें रेपिटेशन क्यों हो रही हैं, ये डुप्लीकेशन क्यों हो रही है? तो खाम का आपका जो साइज है डाटाबेस का उसको इंक्रीज कर रही है चीज, तो ऐसा तो नहीं होना रिलेशंस चाहिए। ही हो गए फिर। तो आप क्या करते हैं, इस डुप्लीकेशन को खत्म करते हैं। तो कैसे होगा कि आपने एक टेबल बना लिया, उसके अंदर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी, नाम भी लिख दिया, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, सीएनआईसी, हर चीज लिख दी, और जहां पे भी अब आपको अपना नाम का रेफरेंस देना होगा आप उसको की के थ्रू लिंक कर देंगे, एज ए फॉरेन की यूज कर लेंगे अपने सीएनआईसी को, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कार्ड बन रहा है, आपकी फीस का हिसाब किताब हो रहा है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी अचीवमेंट्स, जहां भी टेबल्स के अंदर आपका नाम लिया जाएगा वहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट आपका सीएनआईसी नंबर या आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होगा और उसको थ्रू आपका सारा डाटा कॉल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इस तरीके से आपने डुप्लीकेशन खत्म कर दी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है नॉर्मलाइजेशन का कि आप स्टोरिंग रिलेटेड डाटा जो है वो इंश्योर करते हैं कि डाटा जो है वो रेलेवेंट जगह पे स्टोर होना चाहिए, इररेलेवेंट जगह पे नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये कि मिसाल के तौर पे एक टेबल है फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम का, ठीक है जी, जिसमें आपका रिजल्ट कार्ड का डाटा सारा आ रहा है, तो वहां पे आपका फीस की इंफॉर्मेशन भी उसी में मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि ये खिचड़ी बनी हुई है, इसको सेपरेट करने की जरूरत है। ये दो अलग चीजें हैं कि अब्बास का एग्जाम का डाटा कहीं और होना चाहिए, फीस का कहीं और होना चाहिए, ये सारा कुछ एक ही टेबल, एक ही खिचड़ी के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या करते हैं आप कि जो उसमें से जो सेपरेट चीजें हैं डिफरेंट नौइयत की, उनको आप उठा के अलग टेबल के अंदर ले जाते हैं ताकि चीजें मैनेज करना आसान हो जाए, ठीक है जी। तो दो ऑब्जेक्टिव है नॉर्मलाइजेशन के। तो आप डेफिनेटली जब डाटा को आपने री इंजीनियर करना है तो आपने उसको नॉर्मलाइज करना है, उसको आपने सेटल करना है, तमाम जो मसाइल हैं उसके अंदर खत्म करने हैं पहले,
ठीक है, फिर आप उसको री इंजीनियर कर पाएंगे या उसको बेहतर कर पाएंगे। ये ऐसे ही है कि जनाब आपने एक बाल्टी के अंदर मुख्तलिफ तरह की बॉल्स पड़ी हों, ठीक है, 100 बॉल्स पड़ी हैं, तो उनमें से मैंने कहूँ आपको मिसाल के तौर पे ऐसी बॉल ब्लू कलर की बॉल निकाल लो, तो 100 बॉलों में से ब्लू कलर ढूंढना जो है, एक बॉल पड़ी हो उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये मैंने अलग-अलग टब या बाल्टियां बनाई हों और बाहर लिखा हो कि यार आप इसके अंदर ब्लू बॉल्स हैं, इसके अंदर रेड हैं, इसके ग्रीन हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँ कि ब्लू बॉल लेके आओ, तो फौरन आप जाएंगे ब्लू बॉल वाली बास्केट के अंदर से ब्लू बॉल ले आएंगे। तो इसका मतलब ये एग्जांपल जो है ये ऐसे क्वेरी के रेलेवेंट है कि क्वेरी भी ऐसे ही काम करती है। जब क्वेरी लिखते हैं कि फलां टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आओ, तो उसके अंदर सिर्फ अगर उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो आप फौरन ले आएंगे, सिस्टम आपका फौरन पिक कर लेगा। लेकिन अगर सारा डाटा एक ही टेबल के अंदर मौजूद है तो फिर वहां से उसको कैलकुलेट करना, सॉर्ट आउट करना, सर्च करना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी इसकी एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन की। इसके अलावा जी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग द मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर started in this layer. The interpretation layer performs the following functionalization और program reading. आपको चीजों का आइडिया होना चाहिए कि ना कौन सी चीज क्या है। जैसे अगर आपने एक फंक्शन बनाया हो, कोई भी उसका कोई भी फंक्शन टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसका आप नाम आपने रख दिया XYZ। अब कोई भी मसला हो या आप किसी को वो फंक्शन दिखाएं कि जनाब ये फंक्शन है मेरा, तो उसके नाम से उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये फंक्शन क्या काम करता है। लेकिन अगर आप उस फंक्शन का नाम रख दें, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, तो देखने वाले को फौरन आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये फंक्शन ऐसा है जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। तो अब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा नाम से, इंटरप्रिटेशन से, कि जब आपने XYZ रखा तो XYZ मीन्स नथिंग, ये ऐसे ही कुछ आपने नाम रख दिया बगैर सोचे समझे, लेकिन आप उसका नाम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या क्वाड्रेटिक फार्मूला या GPA या CGPA या परसेंटेज कैलकुलेशन, इस तरीके से कोई नाम रखेंगे तो फिर उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना आसान हो जाएगा, जनाब ये काम करता गया। तो जितने फंक्शंस हैं, जितनी भी चीजें आपने सोर्स कोर्स के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम को आपने उसकी जो है वो प्रॉपर उसकी नेमिंग कन्वेंशन जो है उसको ज़हन में रखना है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन जी सर आज के लिए बहुत है सर, इतना पढ़ लिया सर। है, कितना पढ़ लिया, बस एक टॉपिक खत्म होने वाला है। और ये चीजें तो यार वो जो आपने पढ़ी हुई हैं सर, जो ऊपर जाना सर, ये टॉपिक तो बच्चों वो हैं जो आपने सारे पढ़े हुए हैं, मैं तो जैसे उसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर सर रहा हूँ। पढ़ाएं, सर आप पढ़ाएं, ये तो हमें लगे हुए। मैं बल्कि आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जरा ये चीज कौन सी है, इसका क्या मतलब है, इसलिए कि मुझे पता कि आपने पढ़ी हुई है पहले। अब जैसे एब्स्ट्रैक्शन है नेक्स्ट टॉपिक, जब अपने सोर्स कोड को री इंजीनियर करना है तो उसमें एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो है एब्स्ट्रैक्शन। अभी मैंने पूछा था एनकैप्सुलेशन, अब दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, ये भी ऊप का ही टॉपिक है। किसी को याद है जी क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सारा कुछ ऊप के अंदर ही आता है और आप ये पढ़ चुके हैं पहले। सर वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, भूल भी गई है। नहीं भूल नहीं है भाई, अभी तो इम्प्लीमेंट होनी है। यस सर, तब तो सिर्फ आपने पढ़ी थी, अब तो मार्केट में जाने वाले हैं, अब तो आपने इम्प्लीमेंट FYP में होनी है इम्प्लीमेंट। तो जब जरूरत पड़ी है उसकी तब आप भूल गए हैं, ये तो काम खराब है फिर। FYP किस ने करोगे ये बात जी? FYP भाई हो गया मेरा, तैयार हो गया है, रेडी है। The annotated and rationalized source code is examined by means of abstraction to identify the underlying objects hierarchies. आपको पता है कि समटाइम आप एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है उसको मेंटेन करते हैं कोड के अंदर, ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसका कोई आइडिया ना हो किसी को, जनाब के बज़ाहिर जो चीज़ें आपको फ्रंट एंड पे एक एंड यूजर को नजर आ रही हैं, उसके पीछे बैक एंड पे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो कैसे काम करती है, उसको आप हाइड कर लेते हैं चीज़ों को। और जैसे आपको पता है कि आमतौर पे आप क्लासेस जो आप बनाते हैं उनमें आप डिफरेंट उसका जो एक्सेस लेवल है वो डिफाइन करते हैं। क्लासेस का एक्सेस लेवल आपने डिफाइन किया कभी? एक्सेस स्पेसिफायर भी उसको कहते हैं इसको। जी जी, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। बिल्कुल। ये अहमद क्यों करते थे भला, या इसका यूज क्या है? सर पब्लिक में वो मतलब एक्सेस देने के लिए, ताकि हम बाकी अगर फॉर एग्जांपल एक
कंट्रोलर है उसे उसके जरिए से हमने किसी और कंट्रोलर की मेथड को असेस करना है तो पब्लिक यानी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि मेथड हमें दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। और प्राइवेट ये है कि अगर नहीं हमने नहीं, उसे दोबारा बनाना नहीं उसी के पड़ेगा। अंदर रखना है, नहीं नहीं नहीं, इसका पर्पज ये असेस कि कर मिसाल के लेंगे ना तौर पे वो एक क्लास है, उसका आपने पब्लिक हो इंस्टेंस जाएगा। क्रिएट किया, तो इंस्टेंस जो है वो उस क्लास का कितना पोर्शन देख सके, देख भी सके कि ना अच्छा देख फील्ड की सके, बात कर रहे हैं। हैं? हाँ सर जी फील्ड पब्लिक फील्ड देख में सके, सर अगर बात सुने, फील्ड पब्लिक पब्लिक देख बनाएंगे तो उससे तो सके। फिर हम ऑब्जेक्ट से गेट कर सकते हैं ना, मैं इन ऑब्जेक्ट एक्सेस से इनिशियलाइज स्पेसिफायर्स कर। की बात कर रहा हूँ कि ये अपनी आप बेसिकली आपके पास वो मेथड्स थे जिनके थ्रू आप किसी भी इंस्टेंस की या ऑब्जेक्ट की जो एक्सेस है क्लास की के इंटरनल लेवल पे उसका कंट्रोल करते थे कि कौन सा इंस्टेंस किस क्लास का कितना डाटा देख सके, कितना ना देख सके, कितना उसके लिए पब्लिक है, कितना प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। ये सारी कहानी जो है वो बेसिकली आप डाटा को सिक्योर करने के लिए करते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर सके। तो ये जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो सारा कुछ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस लेवल की एक्सेस ले सकता है, सॉरी एक्सेस रखता है। इसके अलावा कॉजेशन, कॉजेशन का मतलब कॉज, दिस लेयर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस, क्या क्या आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं, कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, ये जैसे मैंने शुरू में शायद आपसे डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स मैंने आपसे पूछी थी कि रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो वो हैं जो आपने काम करने हैं, लेकिन समटाइम क्लाइंट आपको ऐसा भी कहता है कि ये काम नहीं करने। ठीक है, वो कंस्ट्रेंट्स हैं या इनवर्स रिक्वायरमेंट्स हैं कि बाज़ का आपको ये भी डिफाइन कर दिया जाता है कि जनाब ये काम आपने नहीं करने। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस, जो काम आपने करने हैं, जो कंस्ट्रेंट्स जो आप काम में नहीं करने, उन तमाम की कहानी, उनकी तमाम की डिटेल जो है वो कॉजेज के अंदर या कॉजेज वाले पोर्शन के अंदर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब कि रीजनरेट करना। अब आपने सारी कहानियां लिख ली, कौन सा कोड है, उसका क्या, उसका वॉल्यूम है, उसका एक्सेस लेवल, उसका एनकैप्सुलेशन, उसका एब्स्ट्रैक्शन, सारी कहानी आ गई। फिर उसके बाद उसको रीजनरेट करना। रीजनरेटर के अंदर आप उसको डिज़ाइन को रीजनरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के उसके कोड को रीजनरेट कर सकते हैं, या उसके जो टेस्टिंग के जो मैकेनिज्म है उसको रीजनरेट कर सकते हैं। डिज़ाइन का मतलब उस आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जो आपने बनाया है उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसका जो कोड है उसके रेलेवेंट जब आपने आर्किटेक्चर या डिज़ाइन कर दिया, चेंज कर दिया, तो पॉसिबल है कि आपको कोड भी चेंज करना पड़े, कोड को रीजनरेट करना पड़े या कोड को री इंजीनियर करना पड़े। और जब कोड री इंजीनियर हो गया या कोड चेंज हो गया तो डेफिनेटली जो टेस्ट केसेस आपने पहले बनाए थे उनको भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नए कोड को चेक करने के लिए नया टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे या जो पुराने टेस्ट केसेस हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि जो नया कोड हमने एंटर किया है वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उसकी आउटपुट आ रही कि नहीं आ रही। बज़ाहिर हम वैसे तो आपको पता है कि Alt F9 या इस तरह का काम करके हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो डेवलपर है वो साथ साथ टेस्टिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो IT कंपनीज हैं वो उस डेवलपर पे रिलाई नहीं करती, या डेवलपर पे जो है उनका जो है वो इत्मीनान नहीं होता। अलहदा से वो एक पूरा स्टेप परफॉर्म करते हैं, फेज परफॉर्म करते हैं, जिसको आप टेस्टिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या SQA डिपार्टमेंट इवन पूरा मौजूद होता है जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा होता है कि इसकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो सही परफॉर्म हो रही कि नहीं हो रही, ताकि ये ना हो कि जनाब सॉफ्टवेयर हम डिप्लॉय कर दें, डिप्लॉय करने के बाद अगले दिन ही क्लाइंट आपके मुंह पे मारे आके सॉफ्टवेयर, यार ये क्या बना के दिया, ये तो चल ही नहीं रहा। तो डेवलपर कहेगा जनाब मैंने तो सही दिया था। तो इसका मतलब है कि एक बंदा जिसने बनाया है, जिसने काम किया, वो तो कहेगा जी मैंने सही किया है, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन तो तब होगी जब तीसरा थर्ड पार्टी को कहे कि हाँ जी वाकई ठीक है। तो टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट जब वो इंडिपेंडेंट इसलिए होता है कि वो चीज़ों के अंदर बग्स निकालता है और उसकी क्वालिटी को अश्योर करता है। लास्ट है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब सर्टिफाई करना, वैलिडेट करना या ओके करना कि सारा काम हो गया, अब इसकी वैलिडेशन की जाए कि जनाब ये तमाम काम जो है ओके हो गया है, और इसके लिए उसको वेरिफिकेशन या वैलिडेट करना कि जनाब ये काम जो है, ये तमाम के तमाम जो हमने शुरू में टारगेट सेट किए थे कि ये री इंजीनियरिंग हम इस काम के लिए कर रहे हैं या ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए करें, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि नहीं हो गया, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, उन तमाम चीज़ों के साथ जो हमने पहले डिसाइड की थी। जो टारगेट हमने अचीव किया है, जो री इंजीनियरिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, जो चेंज हुआ है, क्या उसकी आउटपुट वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो हमारा शुरू में टारगेट था।
ठीक है जी। तो ये था री इंजीनियरिंग का प्रोसेस, जिनमें हमने री इंजीनियरिंग की कुछ अप्रोचेस देखी हैं 5 के करीब, और उसके बाद हमने सोर्स कोड को री इंजीनियर करने के हवाले से एक मॉडल डिस्कस किया है, जिसका नाम है स्कोर या सोर्स कोड री इंजीनियरिंग रेफरेंस मॉडल उसका नाम है, जिसमें हमने डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया कि एक जो सोर्स कोड को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो 4 मराहिल पर मुश्तमिल है, और वो 4 मराहिल जो है वो फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोजिटरी डेटाबेस और मेट्रिकेशन था। और जो फंक्शन उसका पार्ट था इस ओवरऑल मॉडल का, वो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसके अंदर वो सारा काम होता है जो कि री इंजीनियरिंग बेसिकली है। जो बाकी काम है, जो बाकी फेजेस हैं मेट्रिकेशन का और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, वो तो इस फंक्शन को, इस काम को सपोर्ट करने के लिए हैं। असल काम री इंजीनियरिंग का जो है